जैसा, पर शायद सपनों में मैं उड़ना चाहूं जैसा, पर शायद सपनों में। मानव इतिहास कितना पुराना है? हम कब से धरती पर हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई एक विशेष जवाब नहीं है। इस बारे में वैज्ञानिक और रिसर्चर्स अपनी खोजों से एक टाइम बताते हैं, लेकिन तभी कोई ऐसी चीज सामने आती है जो फिर से इस पहेली को अनबूझ बना देती है। मानव इतिहास की ओर इशारा करती ऐसी ही एक खोज आज के दिन 1940 में हुई थी। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। 12 सितंबर 1940 को दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में लास्को केव्स पाई गई। इन गुफाओं में पाषाण काल की बेहतरीन पेंटिंग्स पाई गई। अनुमान लगाया गया कि ये पेंटिंग्स 17,300 साल पुरानी हो सकती हैं। इन पेंटिंग्स में कई जानवरों की छवियां थीं। 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट में लास्को केव्स को शामिल किया गया। These caves were discovered accidentally in 1940 by 4 kids and their dog. Over the next couple decades, about 1 million visitors climbed through the prehistoric wonderland, inadvertently tracking in fungus on their shoes and changing the humidity and the temperature with their breathing. In just 15 years, the precious art deteriorated more than in the 15,000 years before that. आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 40,000 बीसी में पाषाण काल में यूरोप में कई जगह कलात्मक क्रांति हुई। तब के मानव ने गुफाओं की छतों और दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई। पूरे यूरोप में उस दौरान बनाई गई पाषाण पेंटिंग्स में लास्को केव में सबसे बेहतरीन काम देखने को मिलता है। इनमें बड़े जानवर तो बनाए ही गए हैं, साथ ही इनमें एक मानव की छवि भी शामिल है। ये पाषाण काल में बनी एक कल्पना से बड़ी आर्ट का नमूना है। पेंटिंग्स में हल्के कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। इनमें लाल, पीला, काला, भूरा और बैंगनी सभी कलर का इस्तेमाल किया गया है। गुफा के अंदर बिना सूरज की रोशनी के ऐसा कला का काम करना आसान नहीं था। वैसे आसान दुनिया में कुछ भी नहीं, और खासकर इतिहास बनाना तो बिल्कुल भी नहीं। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो किसी भी चुनौती से लड़ने से नहीं डरते, चाहे वो चुनौती 21 सैनिकों के सामने 10,000 दुश्मनों की हो। जी हां, 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश इंडिया सिख रेजिमेंट की 4थी बटालियन के 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगान और ओरकजाई आदिवासियों से लड़ाई की। यह लड़ाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की आर्मी पोस्ट पर हुई। ये भाग अब पाकिस्तान का हिस्सा है और अब इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है। हवलदार इशार सिंह ने इस लड़ाई का नेतृत्व किया था। ये साफ तौर पर मौत का करारनामा था, लेकिन फिर भी किसी ने अपने पैर पीछे नहीं खींचे। सैन्य इतिहासकार इस लड़ाई को वन ऑफ हिस्ट्रीज ग्रेट लास्ट स्टैंड्स कहते हैं, और इस लड़ाई की तुलना थर्मोपिले की जंग से होती है, जहां 480 बीसी में स्पार्टन्स की छोटी सी फौज ने ज़र्क्सीज की बड़ी पर्शियन आर्मी से लड़ाई लड़ी थी। ये तुलना गलत नहीं है, क्योंकि बैटल ऑफ सारागढ़ी में भी जाबाज 21 सिखों को वीर गति तक ब्रिटिश की तरफ से कोई मदद नहीं मिली थी। सुबह 9 बजे करीब 10,000 अफगान सैनिक सारागढ़ी पर पहुंच गए। सिखों द्वारा कर्नल हॉटन को इस आक्रमण की सूचना दी गई, पर वो मदद नहीं कर सका। ऐसे में सैनिकों ने लड़ने का मन बनाया। भगवान सिंह, लाल सिंह, जीवा सिंह, इशार सिंह, गुरमुख सिंह और सभी वीर जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का नारा लगाकर दुश्मनों से भिड़ गए। और लड़ते लड़ते ही वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन वो जीवन की इस अंतिम लड़ाई में जीत कर ही गए। माना जाता है कि इस लड़ाई में 600 अफगान मारे गए थे। 14 सितंबर को ब्रिटिश आर्मी ने पोस्ट को दोबारा कब्जे में ले लिया। लड़ाई में शामिल 21 सिखों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया। ये उस टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड था।
ये अवार्ड आजाद भारत में परमवीर चक्र में बदल गया है। सिख मिलिट्री और सिविल लोग 12 सितंबर को सारागढ़ी डे के नाम से याद कर इस लड़ाई को सलाम करते हैं। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आज हमारी पहली शख्सियत लेखन के क्षेत्र से है। वो दुनिया भर में साइंस फिक्शन के सबसे बड़े लेखकों में से एक हैं। साथ ही उनकी फिलॉसफी और सटायर लिखने पर अच्छी पकड़ है। वो दुनिया भर में अपने प्रशंसकों में बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी लिखी हुई किताबें 41 भाषाओं में अनुवादित हुई हैं, जिनकी 27 मिलियन कॉपीज अब तक बिक चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं थियोडोर स्टर्जन और सोलारिस के लेखक स्टानिस्लाव लेम की। उनका जन्म आज ही के दिन 1921 को यूक्रेन के एल्विव में हुआ था। 1940 के दशक के शुरुआती सालों में एल्विव को सोवियत सेना ने घेर लिया। इस दौरान लेम एल्विव मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे। 1946 में एल्विव से वो क्राकोव चले गए और अपनी मेडिसिन को लेकर पढ़ाई जारी रखी। यहीं रहते हुए लेम ने डॉक्टर चोइनोव्स्की को असिस्ट किया। उन्हें मेडिकल स्टडीज को पूरा करने पर सर्टिफिकेट भी दिया गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने आर्मी में डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दिया और लेखक के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाया। लेम का पहला नॉवेल द मैन फ्रॉम मार्स वीकली पल्प फिक्शन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। ये इंसानों और एलियंस के बीच कम्युनिकेशन पर आधारित नॉवेल है। इसी दौरान उनकी कविताएं और लघु कथाएं भी अन्य मैगजीन्स में प्रकाशित होती रहीं। उनका उपन्यास हॉस्पिटल ऑफ ट्रांसफिग्यूरेशन सेंसरशिप के चलते 8 सालों तक अटका रहा। 1951 में उनकी पहली साइंस फिक्शन बुक द एस्ट्रोनॉट्स पब्लिश हुई। 2 साल बाद लेम ने बारबरा लेज़नियाक से शादी की, जो मेडिकल डॉक्टर थी। अगले 2 दशकों में लेम ने खूब लिखा। साइंस फिक्शन बुक्स ने उन्हें खूब फेम दिया। जल्द ही वो साइंस फिक्शन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट राइटर्स में शामिल हो गए। लेम के लेखन में काफी विविधता नजर आती थी। उन्होंने सीरियस भी लिखा और ह्यूमरस भी। सीरियस बुक्स में रिटर्न फ्रॉम द स्टार्स, ईडन, सोलारिस, द इनविंसिबल और हिज मास्टर्स वॉइस उनकी मुख्य किताबें हैं। 1961 में आई सोलारिस के लिए लेम को काफी प्रशंसा मिली। सोलारिस पर अब तक 3 फिल्में भी बन चुकी हैं। वहीं ह्यूमर में द स्टार डायरीज, मेमोइर्स फाउंड इन अ बाथटब, द साइबेरियाड और पीस ऑन अर्थ का नाम लिया जाता है। लेम को आज दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला साइंस फिक्शन राइटर माना जाता है। सिनेमा ऐसी दुनिया है जिसमें हम कुछ देर सब कुछ भूलकर शामिल हो जाते हैं। अगर दर्शक कहानी को महसूस कर पाता है तो वो कहानी में शामिल हो जाता है। कहानी के इस फील को मजबूत करने का काम बहुत हद तक फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर करता है। हमारी अगली शख्सियत बैकग्राउंड स्कोर ही रचती है। उनका रचा म्यूजिक एक बार सुन लेने के बाद जहन में बस जाता है। वो आज दुनिया के टॉप बैकग्राउंड स्कोरर्स में से एक हैं। अपनी कला से वो एकेडमी अवार्ड के साथ साथ 4 ग्रैमीज भी जीत चुके हैं और उनका नाम है हांस फ्लोरियान ज़ाइमर। ज़ाइमर ने बहुत सी हिट हॉलीवुड फिल्म्स में बैकग्राउंड दिया है। उनका म्यूजिक बहुत पॉपुलर हुआ है। वो अपने म्यूजिक को कहानी के इमोशन के साथ ही ले जाते हैं। साथ ही वो फिल्म के कैरेक्टर पर भी म्यूजिक बनाते हैं। जहां द लायन किंग में एडवेंचर को वो अपने म्यूजिक से नई ऊंचाइयां देते हुए नजर आते हैं, वहीं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को ज़ाइमर अपनी धुनों से सजाते हैं और ऐसा लगता है मानो म्यूजिक लहरों से बन रहा हो।
म्यूजिक से थ्रिल जगाने में जाइमर का कोई मुकाबला नहीं। चाहे डार्क नाइट ट्रिलॉजी का थ्रिलिंग म्यूजिक हो या इंसेप्शन में मिस्टीरियस बैकग्राउंड कंपोजिशन, जाइमर का म्यूजिक कहानी का फील बढ़ाता ही नजर आता है। ग्लैडिएटर में एक वॉरियर के इमोशन को जाइमर म्यूजिक में इस तरह लाते हैं कि वो दिल को छू जाता है। जाइमर का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1957 में हुआ था। वो बचपन में पियानो बजाते थे। जाइमर जब छोटे थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। दुख में जी रहे जाइमर को सुकून और चैन दिया म्यूजिक ने। लेट 70s में उन्होंने न्यू वेव बैंड द बगल्स के साथ काम किया। इस समय वो कीबोर्ड प्ले करते थे। आगे चल के जाइमर ने इटालियन ग्रुप क्रिस्मा के साथ भी काम किया। साथ ही वो कुछ वीडियोस में भी दिखे। संगीत में उनका सफर आगे बढ़ा और 80s की शुरुआत में जाइमर लाइव कॉन्सर्ट्स में भी पार्ट लेने लगे। अपनी लगातार मेहनत से उन्होंने द डैम्ड के साथ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पार्ट 1 को प्रोड्यूस की। इस समय वो यूरोप में ही अपना म्यूजिक बना रहे थे। यही उन्हें मिले स्टैनली मायर्स, जो उस समय प्रख्यात फिल्म कंपोजर थे। जाइमर ने उनके साथ न्यू म्यूजिकल टेक्नोलॉजीज ट्राई की। स्टैनली मायर्स के साथ उन्होंने आने वाले सालों में मूनलाइटिंग, इनसिग्निफिकेंस और माय ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट जैसी फिल्मों में काम किया। उन्नीस में आई फिल्म टर्मिनल एक्सपोजर जाइमर की पहली सोलो फिल्म थी, लेकिन उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके आई फिल्म रेन मैन। 1988 में डायरेक्टर बैरी लेविंसन ने जाइमर के काम से बहुत इम्प्रेस होकर उन्हें रेन मैन के लिए हायर किया। रेन मैन में डस्टिन हॉफमैन के कैरेक्टर के लिए जाइमर ने बेहतरीन म्यूजिक बनाया। फिल्म को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला और जाइमर को मिला पहला अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन। 1992 में उन्होंने द पावर ऑफ वन में अफ्रीकन गायक मंडली और ड्रम्स को रिकॉर्ड करने के लिए अफ्रीका का भ्रमण किया। इस काम को देख के वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज ने जाइमर को द लायन किंग कंपोज करने के लिए अप्रोच किया। द लायन किंग में उनका टैलेंट खूब देखने को मिलता है। इस फिल्म के साउंड ट्रैक इतने पॉपुलर हैं कि इसकी अब तक 15 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। पॉपुलैरिटी के साथ जाइमर को द लायन किंग के लिए अवार्ड भी खूब मिले, जिनमें बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अकेडमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब और 2 ग्रैमीज भी शामिल हैं। And the Oscar goes to Hans Zimmer for The Lion King. I'd like to thank the fluffiest actor in show business. No, I wrote a speech, but I realized it's so boring, so I'm not going to do it. I'd like to thank my wife because she's my best friend. I'd like to thank my daughter because she now thinks I'm cool because I did The Lion King. I'd like to thank the directors, Rob Minkoff, Roger Allers. I'd like to thank the nicest producer in the business, Don Hahn. I'm incredibly nervous. I tell you what, writing a score is much easier than this. Thank you. Just let me go, okay? अगले साल आई फिल्म क्रिम्सन टाइड के लिए भी जाइमर ने ग्रैमी अवार्ड जीता। जाइमर का सफर अब पूरी रफ्तार में था। वो जो म्यूजिक बना रहे थे वो बिल्कुल नया था। उन्होंने कहानी के ऊपर कभी भी म्यूजिक को हावी होने नहीं दिया। इसी के चलते फिल्म द प्रीचर्स वाइफ और एज गुड एज इट गेट्स के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक, ओरिजिनल म्यूजिकल और कॉमेडी स्कोर का ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। एज गुड एज इट गेट्स में उन्होंने जैक निकल्सन के अजीब से कैरेक्टर के लिए जो म्यूजिक बनाया था वो तारीफ के काबिल है।
जाइमर के करियर के बेहतरीन साल थे। 1998 में उन्हें द थिन रेड लाइन और द प्रिंस ऑफ इजिप्ट के लिए 2 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले। 2000 में जाइमर ने एक बार फिर अपने चाहने वालों को तोहफा दिया और ये तोहफा था ग्लैडिएटर के म्यूजिक का। रिडली स्कॉट के इस फिल्म में लीड रोल में थे रसल क्रो। फिल्म में लीसा जेरार्ड के साथ जाइमर ने 18 ट्रैक्स दिए। 2001 में फिल्म का साउंड ट्रैक रिलीज हुआ और आज ये साउंड ट्रैक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग फिल्म स्कोर्स में से एक है। एक बार फिर जाइमर ऑस्कर में बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर के लिए नॉमिनेट हुए थे। जाइमर इस वक्त टॉप पर थे। उनके म्यूजिक का जादू यही नहीं थमा और द लास्ट सामुराई में एक बार फिर उन्होंने एक वॉर फिल्म के लिए म्यूजिक दिया। ये 100वीं फिल्म थी जिसमें जाइमर म्यूजिक दे रहे थे। फिल्म के संगीत के लिए उन्होंने जापानी संगीत को पढ़ा और रिसर्च भी की और उसका नतीजा ये रहा कि इतना आध्यात्मिक संगीत सबके सामने आया। दो 2003 की शुरुआत में द लास्ट सैमुराई का म्यूजिक सुनने के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर जेरी ब्रुकहाइमर ने अपनी अगली फिल्म के लिए जाइमर को अप्रोच किया और ये फिल्म थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल। लेकिन उस समय जाइमर बिजी थे, इसीलिए उन्होंने फिल्म के लिए बस कुछ थीम्स बनाई। लेकिन जाइमर ने ब्रुकहाइमर से फिल्म के अगले पार्ट्स में काम करने का वादा कर लिया था। अपने वादे के मुताबिक जाइमर ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के अगले 3 पार्ट्स में म्यूजिक दिया है। उनके म्यूजिक ने फिल्म को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया। What do I do? What do I do? What does the composer do? You know, I mean, oh God, that could be a lengthy answer. I mean, first of all, you know, look, to this day, I mean, I've done 100 movies or something. I still go, you know, so why are we having music because a man's walking down the street? It doesn't quite make sense, you know, but at the same time, it's sort of, you know, I suppose movies are dreams, and I think in a dream you can have music. You know, I certainly do. You know, I score all my dreams. जाइमर ने अपनी म्यूजिक से दर्शकों के दिलों में थ्रिल और डर भी पैदा किया है। क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी थ्रिल में उनका मास्टरपीस कही जा सकती है। द डार्क नाइट में जोकर के कैरेक्टर के लिए वो एक ऐसा म्यूजिक बनाना चाहते थे जिससे लोग नफरत करें। ये कैरेक्टर पर म्यूजिक रचने का जाइमर का जुनून ही है कि वो ऐसा सोचते हैं। फिल्म के लिए उन्हें जेम्स न्यूटन हॉवर्ड के साथ ग्रैमी अवार्ड मिला। दो 2009 में आई फिल्म शेरलॉक होम्स भी जाइमर के जादू से अछूती नहीं है। फिल्म के लिए जाइमर को फिर से ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। इसके अगले साल फिर से उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम कर इंसेप्शन का म्यूजिक दिया। जाइमर की खासियत है कि वो ट्रेडिशनल म्यूजिक के साथ साथ नई म्यूजिक टेक्नोलॉजीज को भी शामिल करते हैं। फिल्म के किरदार या सीन को समझकर वो म्यूजिक बनाते हैं। वो किरदार को म्यूजिकली बताते हैं, तभी तो फिल्म के किरदार के साथ उसका थीम म्यूजिक भी यादगार बन जाता है। हमारी ओर से इस लेजेंड को हैप्पी बर्थडे। आज भारत की ऐसी शूटर का भी जन्मदिन है जो जब निशाना लगाती है तो मेडल पक्का हो जाता है। वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत चुकी हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली वो भारत की पहली महिला शूटर हैं। उनका नाम है तेजस्विनी सावंत। 12 सितंबर 1980 को तेजस्विनी का जन्म कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिता नेवी में ऑफिसर थे। यहीं उन्होंने जयसिंह कुसौले से शुरुआती कोचिंग ली। 2004 में सावंत ने इस्लामाबाद में हुए 9वें साउथ एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। यहां उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में टीम की मदद की।
तेजस्विनी के इस परफॉर्मेंस ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2006 के लिए उनका सिलेक्शन पक्का कर दिया। तेजस्विनी के लिए ये एक बड़ा मौका था। वो इस मौके पर दबाव में नहीं आई और अवनीत कौर सिद्धू के साथ वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल सिंगल्स और वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल पेयर्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मेलबर्न में भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद तेजस्विनी से सबकी उम्मीदें बढ़ गईं। म्यूनिख में हुए 2009 ISSF वर्ल्ड कप में उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। म्यूनिख ही एक साल बाद तेजस्विनी के लिए उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी लेकर आया। जब 8 अगस्त 2010 को वो 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में वर्ल्ड चैंपियन बन गईं। उन्होंने यहाँ गोल्ड जीता और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये करने वाली वो पहली इंडियन वुमन शूटर थी। इतनी बड़ी जीत मैंने हासिल की है। ये 1-2 दिन की जीत है नहीं, इसलिए मैं सच बोलती हूँ कि ये जीत का पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स और मेरी पूरी टीम जो शूटिंग में यहाँ तक मुझे लाने के लिए उन्होंने मेरे लिए जो वर्कआउट किया, जो भी कष्ट लिए, उनके लिए मैं थैंक्स बोलूंगी। एक नहीं, कई बार ऐसा एक मुकाम आता था कि मैं इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से हमेशा पीछे रह जाती थी और मैं बोलती थी नहीं, मुझे नहीं जाना है। तब मेरी सिर्फ मम्मा ही ऐसे थे जो मुझे हमेशा, मम्मा और मेरे डैड भी दोनों ही मुझे हमेशा फोर्स करते रहे कि नहीं, आपको जाना है, आपको ये करना है। और एक लड़की, कोल्हापुर जैसे सिटी से एक लड़की हमेशा अकेली इतनी दूर जाती है, ये सारा मेरी मम्मा की वजह से। इसी साल उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी हुई। मौका था 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का, जो दिल्ली में हो रहे थे। तेजस्विनी वर्ल्ड चैंपियन थी, इसीलिए देश को उनसे उम्मीदें भी बहुत थीं। तेजस्विनी ने गोल्ड तो नहीं जीता, लेकिन 3 अलग अलग इवेंट में मेडल जीतकर गोल्ड की कमी को पूरा कर दिया। जब भी हम कोई कंपटीशन रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तब दिमाग में कहीं ना कहीं एक तो होता ही है कि इतने शूटर्स में से हमें चुना गया है और हम इंडिया के टॉप शूटर में से है, तो इंडिया हमारी ओर देख रहा है। वहां पे अगर फ्लैग आता है तो वो हमारी वजह से आएगा और वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि वहां पे हमारा फ्लैग आए। खेल को लेकर उनके इसी डेडिकेशन की वजह से उन्हें 29 अगस्त 2011 को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में तेजस्विनी को स्पेशल ड्यूटी यानी OSD ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया है। वर्तमान में तेजस्विनी पर्सनल कोच कुहेली गांगुली के अंडर ट्रेनिंग कर रही है। इसी उम्मीद के साथ कि तेजस्विनी फ्यूचर में इंडिया को बहुत से मेडल दिलाएं, हमारी टीम की ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। दोस्तों, गांव के जीवन को पढ़ना उतना ही सुखद होता है जितना कि उसे देखना। हमारी अगली पर्सनैलिटी का ज्यादातर वर्क एरिया गांव में ही रहा। उन्होंने गांव के दोनों रूप दिखाए, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी हो या कास्ट की समस्या हो। दोनों को उन्होंने कागजों में खूबसूरती से उतारा। वो आधुनिक बंगाली साहित्य के प्रमुख लेखक माने जाते हैं, लेकिन उनकी पहचान बंगाल तक ही सीमित नहीं है। पाथेर पांचाली रच के उनकी पहचान इंटरनेशनली भी बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय की। उनका जन्म 1894 में आज ही के दिन हुआ था। उनके पिता संस्कृत स्कॉलर और स्टोरी टेलर थे। परिवार के इस माहौल का असर बंदोपाध्याय पर भी पड़ा। उनकी पहली शॉर्ट स्टोरी उपेक्षिता 1921 के समय लोगों के सामने आई। ये उस समय की सबसे बड़ी बंगाली मैगजीन प्रवासी में छपी थी, लेकिन पहचान उन्हें मिली पाथेर पांचाली से। ये उपन्यास 1928 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास ने उन्हें आलोचकों की नजर में ला दिया। ये उपन्यास पाठकों को बहुत पसंद आया। 3 साल बाद इसका अगला भाग अपराजितो भी प्रकाशित हुआ। कुछ ही समय में पाथेर पांचाली और अपराजितो दूसरी भाषाओं में भी अनुवादित होने लगे। इन्हीं दोनों उपन्यासों के साथ अपुर संसार जोड़कर सत्यजीत रे ने अपुर ट्रिलॉजी बनाई, जो उनकी अपार सफलता प्राप्त फिल्मों में रही। सत्यजीत रे ने उनके बारे में कहा था, बंदोपाध्याय के कैरेक्टर की लाइन एकदम फिट रहती है, वो भी तब जब वो कैरेक्टर का कोई फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं देते। लगता है कैरेक्टर सामने खड़ा बोल रहा है। इसके बाद उनका अगला उपन्यास 1937 में आया, जिसका नाम था
चंदेर पहर। ये एक बंगाली बच्चे के अफ्रीका के जंगलों में जाने की एडवेंचरस कहानी है। उनका अगला उपन्यास इच्छामती गांव पर आधारित बंदोपाध्याय जी का बेहतरीन कार्य है। इच्छामती नदी के आसपास रचा गया उनका ये उपन्यास जहां एक ओर प्रकृति को खूबसूरती से दिखाता है, वहीं जाति भेद की दिक्कतों को भी सामने रखता है। 1951 में इच्छामती के लिए उन्हें रविंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1 नवंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई। बंदोपाध्याय जी की मृत्यु के बाद उनका उपन्यास देवजन प्रकाशित हुआ। बंदोपाध्याय जी का बचपन गांव और शहर दोनों जगह बीता। शायद यही कारण है कि बाद में उनकी कहानियां गांव को बहुत अच्छे से दिखाती हैं, चाहे वो पाथेर पांचाली हो या इच्छामती। उन्होंने 16 उपन्यास और करीब 200 लघु कथाएं लिखी। उनकी लेखन शैली की शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से तुलना की जाती है। अब अपने दोस्त यानी संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। फिर मिलते हैं कल बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और ज्ञानवान एपिसोड के साथ। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।